हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो का एजेंडा मेंस की तैयारी को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे GS1 के बारे में और सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेंस की एनालिसिस हम करेंगे प्रीलिम्स की तरह और इसी सीक्वेंस में मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजेंडा देखते हैं। पहले हर एक पेपर का सिलेबस मैपिंग करेंगे, सिलेबस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे, यानी कि टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को हम सेग्रीगेट करेंगे। डेट्स इट पहले सेशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे GS1 के बारे में बात करें तो GS1 में पहला हिस्ट्री है। तो पहले एक हिस्ट्री की वीडियो आएगी जिसमें 8-10 सवाल जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ऐसे तरह के वीडियो आएंगे। मैंने देखा कि अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा, एक वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो में एक पेपर की बात करूंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बात करेंगे और मेंस की तैयारी मेरे पे छोड़ दीजिए, खास करके PYQ को लेके मैं काफ़ी डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ और डिटेल एनालिसिस में मैं अप्रोचेस की भी बात करूँगा। किसी क्वेश्चंस को राइट करने के लिए क्या अप्रोचेज होंगी और साथ ही साथ मैं सोर्स भी दूंगा कि किस सोर्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और वहाँ से कैसे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, और जो मेरा सोर्स रहने वाला है वो NCERT होने वाला है, मोस्टली NCERT होने वाला है। पॉलिटी के लिए हम ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत फॉलो करेंगे। ठीक है, बट अभी हम GS1 के बारे में बात करेंगे और सिर्फ सिलेबस देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस याद करना इज़ द प्राइम थिंग एज फार एज मेंस प्रिपरेशन इज़ कंसर्न, वेदर इट इज़ UPPSC, BPSC और UPSC, राइट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और ये सीरीज़ यही होने वाली है 2025 के लिए। जिन्होंने ये दिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और बहरहाल अगर आप सिर्फ और सिर्फ UPPSC के थंबनेल देख कर आए हैं तो ऐसा आप मत समझिए, ये UPSC के लिए भी काम करने वाला है और BPSC के लिए भी काम करने वाला है। जिस एग्ज़ाम में मेंस लिखा जाता है उस एग्ज़ाम में ही ये काम करेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो GS1 की बात शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मैंने खुद से तैयार किया है, लेट मी चेक द, ऑल राइट। देखिए, ये मैंने खुद से तैयार किया है और इसमें कोई किसी AI की हेल्प नहीं ली है मैंने मैनुअली किया है। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेलीग्राम लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, आपको सारी PDF ये मिल जाएगी। देखिए, पहले PDF में मैंने क्या किया है कि पहले GS1 का सिलेबस लिखा है, उसके बाद ये GS1 का सिलेबस है जिसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमने टॉपिक लिखा है, पहला टॉपिक ये है, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक ये है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, राइट। तो जो हम पहली वीडियो करेंगे वो सिर्फ टॉपिक 1 से रिलेटेड होगी। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो टॉपिक 1 से रिलेटेड होगी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मॉडल आंसर भी प्रोवाइड होंगे और 3 अप्रोचेस भी आपको मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को 3 अप्रोच से कैसे लिखा जा सकता है। हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले हम टॉपिक देखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं और इस चैनल पे आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। ऑलराइट, ओके, आते हैं सिलेबस की तरफ पे। पहला सिलेबस है GS1 और टॉपिक पेपर वाइज हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे और आप मेंस के एनालिसिस के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए कि कहीं पे ऐसा कहीं प्रोवाइड हुआ होगा, राइट। ओके, पहला टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसमें क्या बात की गई है, आर्ट एंड कल्चर की बात की गई है। और ऐसा नहीं है, इसमें कौन सा रिलेटेड है, कौन सा इंक्लूडेड है। एंशिएंट टाइम भी इंक्लूडेड है, मिडाइवल टाइम भी इंक्लूडेड है और मॉडर्न टाइम भी इंक्लूडेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हड़प्पा पूछा गया है, हड़प्पा का आर्किटेक्चर पूछा गया है तो ताजमहल का आर्किटेक्चर नहीं पूछा जाएगा।
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन कौन सा रिलेटेड है, सब कुछ एडेड है, राइट, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं। इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सॉल्व नहीं करेंगे बट हाँ ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ से कहाँ तक, 1757 से 1947 तक, 1757 से 1947 तक। इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम बहुत पढ़ा है हमने, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, राइट, ये क्या हो गया, एक ये क्या है, इवेंट है, राइट, पर्सनालिटीज, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या है, पर्सनालिटीज हैं, तो इससे क्वेश्चंस आए हैं। इशू, क्या इशू है मॉडर्न हिस्ट्री में, कौन कौन से इशू है उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, ये हम देखेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये वाली चीज़ें यहाँ पे ओवरलैप हो रही हैं, बट मोर और लेस इन दोनों में सेग्रीगेट करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। देखिए पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे हमने देखा, अब देखते हैं तीसरा टॉपिक है द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेज, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए पर्सनैलिटीज़ हमने यहाँ पे देख ली और कंट्रीब्यूटर्स भी हमने देख ली। ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया हो, तो इन दोनों में तो चेंज करना कुछ है नहीं, यानी कि ये दोनों जो टॉपिक है ये दोनों क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है पूरी, ये क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ऑलराइट। अब जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, टॉपिक नंबर 4, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके बारे में हम क्वेश्चंस देखेंगे, अभी हम टॉपिक वाइज देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टिल 1965, यानी कि 1947 से लेके 1965 तक के बीच की जो हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बारे में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, किसने ऑर्गेनाइज किया, लौह पुरुष के बारे में हम बात करेंगे, सरदार पटेल ने कैसे किया, कुछ जो रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, क्या क्या तरीके थे, वो सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। यानी कि मेजरली ये फोकस करता है ये वाला आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। और देखिए मेडाइवल हिस्ट्री से ऐसा नहीं है कि मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अभी हमने क्या कहा, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तो हमने क्या बात की, मेडाइवल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर कोई मेडाइवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं दिया गया है, राइट, और ऐसे ही पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है। सिलेबस से ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस मैंने मैप किए हैं, एक एक क्वेश्चंस। और हाँ, इस क्वेश्चंस में, इस सीरीज़ में मैं 2018 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, राइट। पहली वीडियो में हम क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे, दूसरी वीडियो से हम टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैप करेंगे और मॉडल आंसर देखेंगे, ओके, ऑलराइट। अब आते हैं, ये 4 टॉपिक हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टॉपिक याद करने की कोशिश करिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ऑलराइट। 5वें पे चलते हैं, 5वें टॉपिक पे। यहाँ से डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, यहाँ से मैं पेन चेंज कर दूँ, लेट मी चेंज द रेड कलर, ऑलराइट। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड will include events from 18th century to middle of 20th century such as French Revolution of 1789, Industrial Revolution, World Wars, redraw of national boundaries, socialism, Nazism, fascism, etc. their forms and effect on the society। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतने में ही पूरी की पूरी क्या लिख दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इतने में ही उसने क्या कर दिया है, सिलेबस में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कर दी है। और साफ साफ इसमें लिखा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा, वर्ल्ड वॉर आएगा, ठीक है, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्री आएगी। यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, यूएन का फॉर्मेशन हुआ था पीस लेने के, पीस प्रोवाइड कराने के लिए, और नेशनल बाउंड्री भी वहाँ पे बनी गई, राइट। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, राइट। सोशलिज्म ये कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, नाजिज्म हिटलर की थियरी है, फासिज्म एंड देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन देयर सोसाइटी, की इनका इफेक्ट क्या क्या पड़ा था, राइट। ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी आएगी, राइट। हमें कोई अलग से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर लिख दिया, सोशलिज्म, यहाँ पे ETC लिख दिया है,
यहाँ पे तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या पूछ सकता है, कम्युनिज्म भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आया है कम्युनिज्म पे। ओके, हम आगे अभी देखेंगे, राइट। तो ये होगी वर्ल्ड हिस्ट्री हमारी, यहाँ पे मैं मैप कर दूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। अब देखिए, अब आती है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर 1 का, वो है इंडियन सोसाइटी, राइट। लेट मी चेंज द पेन, यहाँ पे चेंज पेन कर ले तो थोड़ा सा आसानी होती है मैप करने में। विच शुड आई यूज, ओके दिस वन, ओके। इंडियन सोसाइटी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। फीचर्स होती हैं, सेलिएंट फीचर्स होती हैं, यानी कि इंडियन सोसाइटी की फीचर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बात करें, तो इंडियन सोसाइटी का जो एक मेजर फीचर है वो जॉइंट फैमिली है, जो अब न्यूक्लियर की तरफ होने लगा है। रूरल है, रूरल एरियाज, वो अब क्या होने लगा है, अर्बन की तरफ चलने लगा है, राइट। पहले क्या थी कि एग्रीकल्चर ड्रिवन सोसाइटी थी, अब क्या हो गया है, सर्विस ड्रिवन सोसाइटी हो गई, राइट। तो ये क्या है, सेलिएंट फीचर्स है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम यूपीएससी की बात करें, बार बार मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ का जो कंटेंट है, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ कि हम एक्चुअली में लिख तो यूपीपीसीएस के आंसर लिख रहेंगे, बट मैं कंटेंट सारे वहीं पढ़ने पड़ते हैं, राइट। जो ये रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पेपर में है, यूपीएससी के सिलेबस में एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सोसाइटी मतलब कि टॉपिक है, एग्जैक्ट यही वाला सिलेबस का वहाँ पे पॉइंट लिखा है, ओके। तो आइए इंडियन सोसाइटी के टॉपिक देखते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ वुमेन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड विथ इश्यूज, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन अगर हम बात करें, राइट। उसके बाद हम बात करें स्लम्स की, ये क्या है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करें पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि अर्बनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने एक देखा था, आई थिंक कोई रिसोर्ट्स देख रहा था किसी टीचर का, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट टीचर, वो कोई कह रहा था कि सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। बट आई विल शो यू सिलेबस दिखा के, टॉपिक दिखा के, सिलेबस के पॉइंट दिखा के और क्वेश्चंस दिखा के आपको डायरेक्ट लिंक कराऊंगा कि हाँ सिलेबस से बाहर नहीं आता है, राइट, ओके। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, यानी कि अर्बनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, अर्बनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम बताइए, और रेमेडीज़, उससे रेमेडीज़ क्या है, यानी कि अर्बनाइजेशन के द्वारा क्या बनते हैं, स्लम्स बनते हैं। अगर स्लम्स बन रहे हैं तो इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडीज़ क्या है, राइट। अगर आपने अभी याद किया हो तो अभी न्यूज़पेपर अगर फॉलो करा हो तो केरला ने क्या किया है, केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया है। क्यों किया है, कैसे किया है, अगर ये बातें आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, एंड देयर रेमेडीज़, रेमेडीज़ में आप उसको ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। अभी आपने देख लिया कि लिंक कैसे करना है, ओके ओके। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन का टॉपिक याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यानी 2 पॉइंट हो गए हमारे सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, ओके ऑलराइट। अब आते हैं आगे, ये भी है, इसके बारे में हम बात करें तो ये भी हम इंडियन सोसाइटी में रखेंगे, ठीक है। क्या है, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इन तीनों का, लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था इकोनॉमी पे, लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था पॉलिटी पे, और लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा था सोशल स्ट्रक्चर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यानी कि अगर हमारी सोसाइटी लिबरलाइज हो गई है तो वेस्टर्न कल्चर को हमने क्या किया, एडॉप्ट किया, वेस्टर्न कल्चर को हमने क्या किया है, एडॉप्ट किया है, राइट। पॉलिटी, यानी कि हम डेमोक्रेटाइज हुए, बहुत बहुत ज़्यादा हमने डेमोक्रेसी इज़ ए प्रोसेस, एक बार ऐसा नहीं कि 1947 में हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली तो वैसी की वैसी ही है। ये क्या है, इसमें चेंजेस आते होते हैं, और चेंजेस किस फॉर्म में आ रहे हैं, एग्जांपल दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ये क्या है, लिबरलाइजेशन का एक इफेक्ट है किस पे, पॉलिटी पे। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या बताना है, सोशल स्ट्रक्चर पे कैसे बना। अगर हम सोसाइटी लिबरलाइज हुई है तो सोशल स्ट्रक्चर जो पहले रिजिड था, अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रह चुका है। राइट, ऐसे ही बात है प्राइवेटाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, यानी कि इकोनॉमी बूस्ट हुई है, नए नए सेक्टर्स मिले हैं, नए नए एवेन्यूज़ मिले हैं, नए नए सोर्स मिले हैं लोगों को पैसे जनरेट करने के लिए। राइट, प्राइवेटाइजेशन का पॉलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये भी आपको पता है, बहुत ईजी है। और वैसे ही चीज़ें प्राइवेटाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटी पे और ग्लोबलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे। राइट, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ध्यान देना है सिलेबस को लेके। राइट, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सिलेबस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, लाइक, और इतना हुआ नहीं बनाया जाए, किसी चीज़ को बड़ा नहीं किया जाए। ये चीज़ें हैं सिलेबस में लिखा है, हाँ इससे क्वेश्चन आएंगे, डेट्स इट। अगर एलपीजी लिखा है तो हमें एलपीजी के लिख देना है, क्यों एलपीजी आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हमारे इंडिया में क्या ज़रूरत थी, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या था, पॉलिटी पे क्या था और सोशल स्ट्रक्चर पे क्या था, सोसाइटी पे क्या था, डेट्स इट। राइट, अगर इसमें कोई चैलेंजेस आ रहे हैं अभी के डेट में, राइट, अभी के डेट में क्या आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन क्या लीड कर रहा है, बहुत ज़्यादा, राइट, बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हो रहे हैं, क्यों, एआई की वजह से, प्राइवेट चीज़ें हो गई हैं, एआई हो गया है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। राइट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ है, यहाँ की एक तरह पे मोनोपोली हो गई है। राइट, अगर हम बात करें एप्पल कंपनी की, राइट, वो क्या है, एक तरह से मोनोपोली हो गई है। गूगल क्या है, मोनोपोली हो गई है, ग्लोबलाइज्ड तो है लेकिन मोनोपोली हो गई है। राइट, तो ये चैलेंजेस हो गए हैं आज के डेट में। अगर फिर से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें चैलेंजेस ऐड कर देगा। इफेक्ट पूछ रहा है, इफेक्ट में पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। राइट, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, इसको भी मैं ऐड करूँगा इंडियन सोसाइटी में। ये हम पढ़ते हैं, सोशल एम्पावरमेंट कैसे, मनरेगा, ये क्या है, सोशली एम्पावर करता है। पैसे अगर आपके हाथ में आ जाएंगे तो आप एम्पावर्ड ऑलरेडी हो जाएंगे। और क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत्स में, राइट, और एससी एसटीज ओबीसी का कोटा एडमिशन और जॉब में, ये क्या है, सोशल एम्पावरमेंट के तरीके हैं। तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे, हमें एग्जाम्पल ये रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सोशल एम्पावरमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर हम बाइफरकेट करें तो गवर्नमेंट के तौर पे क्या हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट के तौर पे, सोसाइटी के तौर पे क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे अभी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है कि जिसके पास ये राशन कार्ड हो, वो फैमिली में जो हेड हो वो कि कौन हो, फीमेल हो, तो क्या हो, सोशली एम्पावर्ड किया जा रहा है, किसको, वुमेन को। और सेम चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करिए कि रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ऑलराइट, समझ में आ रही चीज़ें। उसके बाद कम्युनलिज्म, नेगेटिव कोनोटेशन, रीजनलिज्म, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल चैलेंजेस, ये रीजनल चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ क्राइम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें क्या होता है, मॉब लिंचिंग, रीजनलिज्म होता है। सेक्युलरिज्म, ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं सेक्युलरिज्म के बारे में। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इंडियन सोसाइटी में। तो अब इसको मैं ऐड करता हूँ इंडियन सोसाइटी। राइट, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सिलेबस देखना है, सिलेबस को रट लेना है अच्छे तरीके से। पहले हमने हिस्ट्री करी, आर्ट एंड कल्चर था उसमें, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री करी, फिर इंडियन सोसाइटी करी। राइट, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, अब है ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में क्या है कि इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी ऐड हुई है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है कि इंडिया के बारे में स्पेशल रेफरेंस, यानी कि इंडिया में जितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं वाटर में, सॉइल में और फॉरेस्ट में, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ओके। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, क्यों शिफ्ट हो रही हैं, क्यों शिफ्ट हो रही हैं, राइट? क्योंकि जो इंडिया जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ की जो शुगर क्वांटिटी है, यहाँ पे गन्ने बहुत होते हैं लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत कम निकलता है। वहाँ पे क्या है कि कम हेक्टेयर में, कम ज़मीन में बहुत ज़्यादा गन्ने निकल जाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट लाइक यूपी बिहार एंड यूपी बिहार। ऑलराइट, ये वाली बात है। ओके, अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, अगर हम कोल इंडस्ट्री की बात करें, लाइक कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम की कौन सी है? जमशेदपुर झारखंड में, राइट? वहाँ से क्या आता है? कोल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ऐसा तो नहीं है कि कोयला यहाँ पे है, कोयला मान लीजिए राजस्थान से हम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान से निकाल रहे हैं और फैक्ट्री हम लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ पे लोकेशन है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने प्रीलिम्स में जब हमने क्वेश्चंस किए थे किसी चीज़ के ऑयल रिफाइनरी के बारे में, तो हमने आसाम की बात की थी, राइट? हमने इसकी बात की थी, मथुरा वाले की बात की थी। तो मथुरा में ऑयल होता नहीं है, एक्चुअली ऑयल है नहीं, यहाँ पे प्लांट लगाया गया है। क्यों? रीजनल बैलेंस बना रहे हैं, राइट? एक टर्म है रीजनल बैलेंस, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी रोज़गार चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहीं के लोगों को सिर्फ रोज़गार मिले, ऐसा तो नहीं है। ये बात है। ओके, ये वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसमें डायरेक्ट लिखा है कि अर्थक्वेक से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछेगा तो हम अर्थक्वेक के बारे में सारी चीज़ जानेंगे कि वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, एवरीथिंग वी विल नीड टू कवर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो क्वेश्चन आएगा अर्थक्वेक से, और ये हम पढ़ते हैं बेसिकली। हम चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी, अगर इफ़ वी आर डूइंग वेरी जनरसली एंड वेरी डेडिकेटली। ओके, क्लास 11th की ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सुनामी से कॉन्सेप्ट आएगा। सुनामी में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही चीज़ें हम कवर करेंगे, यही टॉपिक हम कवर करेंगे। वोल्केनिक एक्टिविटी यहीं से हम कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, राइट? साइक्लोन का भी ये फैक्टर हम कवर करेंगे, ओशन करेंट भी हम कवर करेंगे, विंड भी कवर करेंगे और ग्लेशियर भी कवर करेंगे। ये सारी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसके रीज़न पढ़ेंगे, क्यों होता है, कब होता है, इसके फैक्टर क्या क्या हैं और इसका इफेक्ट क्या है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, सारी चीज़ें क्या इफेक्ट है। जैसे ओशन करेंट का नेगेटिव इफेक्ट, अल नीनो, ला नीना, राइट? ऑलराइट, ओशनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा, और इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। बस इसी को क्वेश्चन फॉर्म में कह दिया गया है कि इंडिया के क्या क्या रिसोर्सेस, ओशनिक रिसोर्सेस और उनके पोटेंशियल क्या है। डेट्स इट, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट? अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, ऑलराइट, बहुत मतलब कि ओशन से रिलेटेड क्या है। अभी हम देखते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किस पे, ओशन में जो हमारे लिए फूड है उसके लिए सीवीड्स के बारे में हम फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसा प्रमोट भी कर रही है, राइट? प्रमोट कर रही है कि हम क्या होता है उसमें, ओशन के जो रिसोर्सेस हैं हमारे फूड में अगर हो जाएंगे, अब अगर हम फूड में लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ओके, तो ओशनिक रिसोर्सेज के बारे में भी बात की गई। ओके, अब ये आते हैं हम ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में क्या होता है, फिजिकल हम इसको ऐड करते हैं, मतलब हम इसको फिजिकल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया। रोहिंग्या, आपको याद है रोहिंग्या, जब ये क्राइसिस हुई थी, रोहिंग्या रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुई थी, तो डायरेक्ट ये पूछा है और ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया भी उससे अफेक्टेड था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी क्या थे, अफेक्टेड थे रोहिंग्या से, राइट? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि माइग्रेशन से रिलेटेड, इसमें मैं पिन चेंज कर दूँ, इसमें क्या है कि माइग्रेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे आपसे,
राइट, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विथ रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने दुरंत लाइन, राइट, उसके बाद LOC, LAC, इन सब से बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। बाउंड्री सेग्रीगेट करती हैं उसके बारे में। ओके, अब देखिए ये वाली चीज़ें 12, 13, 14 एंड 15, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके ओके। अब देखते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, टाइप्स, पैटर्न, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, राइट। यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड, अभी पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने कहाँ पढ़ा था? पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने इंडियन सोसाइटी में ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, पॉपुलेशन से एसोसिएटेड इश्यूज। अगर हम पॉपुलेशन यहाँ पे कवर कर लेंगे तो यहाँ पे कवर करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे तो हम ऑलरेडी पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन हमने यहाँ पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, अगर हम अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे तो हम रूरल मिशन पढ़ेंगे, राइट। और एक हम पढ़ेंगे पूरा स्कीम, लेट मी गिव द हाईलाइट, पूरा स्कीम। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये था APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम का कॉन्सेप्ट ये था कि हम गांव में क्या प्रोवाइड कराते हैं? सड़क, बिजली और वाटर प्रोवाइड कराते हैं और रोज़गार प्रोवाइड कराते हैं। तो क्यों ना हम यही चीज़ें सब रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड कराए थे। तो इसी का नाम था प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज़ इन रूरल एरियाज़, राइट। ये स्कीम आई थी, बहुत पुरानी स्कीम है, ओके। स्मार्ट विलेजेस, स्मार्ट विलेजेस के कॉन्सेप्ट तो अब तो आ ही गए हैं और स्मार्ट सिटीज़ तो आ ही गई हैं। अगर हम अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे तो स्मार्ट सिटीज़ लेटेस्ट टाइम में, कंटेम्प्रेरी टाइम में हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारी बातें रहीं GS 1 के बारे में, ठीक है। अभी इस पे 2-4 हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपको ये याद करने की ज़रूरत है, राइट। आपको ये याद करने की ज़रूरत है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, लाइक थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस। इसकी जो मेन कॉपी है उसको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप यहाँ से इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन समझ में आए? आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे क्या गए, ठीक है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। आप ये याद रखिए कि इसमें क्या है, मिडाइवल पीरियड भी आएगा, ठीक है, मिडाइवल पीरियड भी आएगा। अब देखते हैं ये क्या लिख दिया, ओके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी सॉल्व करने के टाइम हम देखेंगे। ये पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करूँगा, ओके। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के क्रिएशन में बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या रोल रहा है, ठीक है। लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी कि वैदिक पढ़ेंगे, फिर लेटर वैदिक पढ़ेंगे, फिर बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, जैनिज़्म पढ़ेंगे। तो बुद्धिज़्म में हम लिटरेचर पढ़ेंगे, त्रिपिटकास पढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए, ये 12th की NCERT है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि द विनय पिटका इंक्लूडेड, यहाँ पे विनय पिटका इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज, यानी कि विनय पिटका किसकी क्या है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। सुत्त पिटका, ठीक है, अभिधम पिटका और दीपमानसा। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? जातका स्टोरी भी पढ़ते हैं और महावंसा, ठीक है। इन सब के बारे में तो आपको पता होगा, ये तो हमको पता होगा, राइट। और प्रीलिम्स में जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अभिधम पिटका में क्या है, राइट। तो अभिधम पिटका, विनय पिटका में क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है, राइट। तो रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या होता है? बहुत चीज़ें आई थी, अशोका ने ली थी वहाँ से, राइट। तो ये चीज़ें हमने वर्ल्ड पीस में हमें लिखनी है चीज़ें, ठीक है। सुत्त पिटका, अभिधम पिटका डील्स विथ फिलोसॉफिकल मैटर्स। फिलोसॉफिकल मैटर से क्या डील करता है? अभिधम पिटका। उसके बाद कुछ थी जातका स्टोरीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं सोर्स मैपिंग करने वाला हूँ, ठीक है। ये NCERT की बुक है, इसमें आपको दिख जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़।
ओके, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। और ऑथेंटिक से सोर्स होंगे, मैं कहीं से ऐसा नहीं कि किसी के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी के नोट्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की मेहनत है। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में, ये चीज़ समझ में। उसके बाद देखते हैं 2019 में प्रयागराज के बारे में पूछा है कि डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज। राइट, ये एक तरह से बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गंगा जमुना सरस्वती, राइट, गंगा जमुना सरस्वती आप जानते हैं, संगम प्रयाग। उसके बाद क्या जानते हैं आप? कुंभ मेला, कुंभ मेला जब जानते हैं, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, राइट, अशोका के बारे में, समुद्रगुप्त ने ये प्रयाग प्रशस्ति हुई थी। तो ये चीज़ें लेके भी हम इसको क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और प्रयागराज क्या था? वत्स स्टेट था, महाजनपद था, उसकी क्या थी? कैपिटल थी प्रयागराज। ऑलराइट, समझ में आ रही है चीज़ें? यानी कि क्वेश्चंस ये तो मैं मानता हूँ कि है, मतलब रैंडम बम है, क्योंकि कोई स्टेट कोई सिटी नहीं लिखा है। लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन जब पूछे जाते थे तो ऑप्शनल पेपर था उस टाइम पे, तो ये जो क्वेश्चन यूपी स्पेशल वाला है वो क्वेश्चन स्कैटर्ड होते थे अलोंग द जीएस पेपर्स, ओके, अक्रॉस द जीएस पेपर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द 600 to 300 BC। इस टाइम तक आयरन की खोज हो गई थी, और आयरन की खोज की वजह से क्या क्या हुआ था? अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर हुआ था। एग्रीकल्चर पहले क्या था कि खुद की कंजम्पशन बेस्ड था, अब क्या था? सब्सटेंसिव बेस हो गया था, राइट, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया था। ठीक है, तो क्या हो गया था कि कंजम्पशन लोगों का कम हो गया, कंजम्पशन के बावजूद भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा बच जाता था। तो उसमें क्या होता? सोसाइटी क्रिएट हो गई थी, यानी कि सोसाइटी क्रिएट हो गई थी, रूरल अर्बन बट गया था। उसके बाद ज़मींदार हो गए थे, बहुत लोग बट गए थे, सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि एक तरह से क्या हो गया था? स्टेट किंगडम आ गया था, रूरल आ गए थे। और यही रीज़न है कि जो मगध का एम्पायर है वो बहुत बड़ा बन गया था। किसकी वजह से? सिर्फ आयरन मिनरल की वजह से, खेती की वजह से। क्यों? क्योंकि टूल्स बनने शुरू हो गए थे, राइट, एग्रीकल्चर के लिए भी टूल्स बनने शुरू हो गए थे और वॉर के लिए भी टूल बनते थे। तो क्या हुआ? मगध स्टेट, यही रीज़न है कि ये सस्टेन कर पाया था, राइट। और उस रीजन का जो मगध वाला एरिया है वो रीजन क्या था? बहुत बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इवन आज भी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद बात कर रहा है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम टू रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंट प्रेजेंट। हमें क्या करना है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम, पहले वैदिक में क्या था? गुरुकुल था, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, लोग जाके गुरुकुल में रहते थे, वहाँ पे शिक्षा लेते थे, सब कुछ होलिस्टिक अप्रोच वहाँ का क्या होता था? डेवलपमेंट होता था। ठीक है, अब देखिए वैदिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि लिटरेचर से हम इसको मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए इंडियन कल्चर इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो सोसाइटी का क्वेश्चन है, ये मैं चेंज कर दूंगा, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, राइट नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ऑलराइट, ये क्या हो गया? आर्किटेक्चर हो गया, क्या एंशिएंट टाइम का आर्किटेक्चर है कि नहीं? सही होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में जो मेंशन्ड है, जैसे वितस्ता रिवर है, राइट, अस्किनी, ये जो रिवर मेंशन्ड है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो आप समझ रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। सोर्स हम मैप मतलब कि हम सिलेबस की देख रहे हैं और सिलेबस में कितने क्वेश्चंस पूछे गए ये भी हम देख रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्या क्या हिस्ट्री, कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ज्ञान देते हैं हमें, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन किया था
ये वाला, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी हमें कई सोर्सेज से पता चलेगा, वही सोर्स हमें यहाँ देखना है, राइट। इसमें क्वेश्चंस का रिपीटिशन नहीं है। अब देखिए वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर के बारे में अकाउंट दीजिए। और वैदिक लिटरेचर का क्या है, वैदिक लिटरेचर हमने कहाँ पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है, राइट। समझ में आ रही है चीज़ें, ऑल राइट। अब देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि फेमिलियर हो जाए कि हाँ चीज़ें क्या क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन में ये दिखा था 2021 में पूछा गया कि थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप था, उसके रीजन मतलब कि बताइए क्या क्या था। अब देखिए सेम क्वेश्चन, वाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एंड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अगर गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुए तो उसको क्या बोला जाएगा, गोल्डन एज बोला जाएगा। और गोल्डन एज है, ये रीज़न क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से गोल्डन एज है। अब आपने देख लिया कि 2021 में यही क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। अब देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये क्या है, मिडाइवल का क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अभी मैंने बात की थी ताजमहल की, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या आएगा, ताजमहल आएगा, रेड फोर्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। इसमें मैं 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमने क्वेश्चन सिलेबस देखा था अभी 1757 से सिग्निफिकेंट इवेंट्स कवर होंगे, पर्सनालिटीज़ कवर होंगे और इश्यूज़। फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेज एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ओके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी होगा और मॉडर्न हिस्ट्री में भी होगा। अब आइए हम देखते हैं इसको हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट ही करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या है, कंसोलिडेशन है, ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, एक क्या है, पर्सनैलिटीज है, यहाँ पे भी हम लोकेट करते हैं। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूटर्स में भी हम यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सरदार पटेल एक क्या थे, फ्रीडम स्ट्रगल टाइम के भी क्या थे, कंट्रीब्यूटर थे, ऑलराइट, ओके। महात्मा गांधी, इन पे क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता, ओके। महात्मा गांधी रिप्रेजेंट्स द मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने मिडिल पाथ अप्रोच फॉलो किया था कि हमें ना इधर रहना है ना इधर रहना है, राइट, हमें क्या है, ग्रे जोन में रहना है, तो ये क्या है, मिडिल पाथ अप्रोच फॉलो किया था, ठीक है। अब देखिए द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडियन इकोनॉमी ड्रेन थियरी, राइट, ड्रेन थियरी किसकी थी, ये थी इनके गुरु की, राइट, महात्मा गांधी के गुरु की, गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, सिंपल सी बात है, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। कॉटेज इंडस्ट्री क्या हुई थी, कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी, कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब इसी को आधार बना के आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8 मार्कर का क्वेश्चन, सिर्फ 2 पेज लिखते हैं। इंट्रो लिखिए 2 से 3 लाइन का, बॉडी लिखिए और फिर कंक्लूजन कर दीजिए। ये जो आपने लिखा है इसी को यहाँ पे कंक्लूड कर दिए, राइट। एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लिखा है क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत आसान है, ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, यानी कि ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, इवेंट है, क्या है, इवेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। अब देखिए 2020 में फिर से क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी पे, इवेलुएट द व्यूज़ ऑफ गांधी ऑन द वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम पे उनका क्या व्यू था, राइट, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक
ये चीज़ें हुई। उसके बाद देखिए रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी, भगत सिंह के बारे में पूछा, यानी कि ये क्या है, एक फ्रीडम स्ट्रगल के कंट्रीब्यूटर्स हैं और एक क्या है, पर्सनालिटी है, ये दोनों में ऐड कर सकते हैं। ओके ऑलराइट। एक और आई है सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न एजुकेशन। फिर आ गया डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो PYQ का आप रोल देख लिए। और क्वेश्चन क्या है, सिलेबस से ही आ रहे हैं, कोई बाहर से अभी तक हमने कोई क्वेश्चन देखा जो बाहर से आया हो और जो आपसे ना हुआ हो। देखिए एक प्रयागराज वाला क्वेश्चन है, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आई नो दैट इट इज़ अ बॉम्ब टाइप, बट वो इतना बड़ा बॉम्ब नहीं है कि हम उसको हैंडल ना कर पाएँ, ठीक है ऑलराइट। अब देखते हैं उसके बाद, गिव एन अकाउंट ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन की, इस आंसर की झलकी देंगे। इसमें थोड़ी सी बात तो हम ज़रूर करेंगे क्योंकि यूनिफिकेशन नहीं था, प्रिंसली स्टेट थे और उसकी वजह से हमने एक चैलेंज फेस किया था, राइट। ओके, आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे उनके बारे में बात करनी है। अब देखिए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ये 2024 के, अगर हम रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं किसकी, भगत सिंह की, तो रिवोल्यूशनरी हम मूवमेंट तो ज़रूर पढ़ेंगे, HSRA की हम बात ज़रूर करेंगे, राइट। एक सूर्या सेन है, सूर्या सेन चित्तागोंग आर्मी रेड, चित्तागोंग आर्मी रेड। और इस रेड में क्या हुआ था कि सूर्या सेन और एक और है मतंगिनी हजारिका, आपको याद होगा मतंगिनी हजारिका ने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर चित्तागोंग में एक आर्मी थी वहाँ पे रेड किया और वहाँ से हथियार चुराए थे, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, किसका, BPSC का। और ये क्वेश्चन का जिक्र मैंने किया था जब हम UPPCS का प्रीलिम्स का क्वेश्चंस कर रहे थे, तब मतंगिनी हजारिका के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में हम इनकी बात करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन पे वेस्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, राइट। चार्ल्स वुड ने उनको वुड्स डिस्पैच भेजे थे, उनका इम्पैक्ट हम लिखेंगे कि इंग्लिश का प्रमोशन था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच तो हम ऑब्वियसली पढ़ते हैं 1854 का, राइट। तो क्वेश्चंस क्या हैं कि हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में हम वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा है, हमने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है। और हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लेने की आदत है हमें क्या करते हैं, हम लेक्चर्स लेके बैठ जाते हैं और फ़ोन देखते रहते हैं, मैसेज करना है, ग्रुप में चैट करना है, बट क्लासेस चल रही हैं। तो नो डाउट हमने क्वेश्चंस सारे देख लिए हैं, सारे चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, बस क्या करना है कि हमें अप्रोच चाहिए लिखने की, वो मैं बताऊँगा आगे वाली वीडियो में। हम बात करेंगे इसकी। पहले हम सिलेबस की मैपिंग कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस आए हैं उसको हम देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि अगले चैप्टर में, अगले अगले वीडियो में 1 2 3 4 5 ये जो क्वेश्चंस हैं 2024 तक की, इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और 2-3 अप्रोचेस सॉल्व करेंगे, ठीक है ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री जिसके बारे में हमने बात की थी। और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मानना ये है, मतलब कि ये मानना गया है, ये तो है ही, कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको मेंस में पढ़ते हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ हम इसको मेंस में पढ़ते हैं। अब देखिए डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर के बारे में उसके बाद पूछा है यहाँ पे हिटलर के बारे में, ओके। अब देखिए ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर क्या है सिलेबस में है, ये वाला वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन है, हु वॉज जैकोबिन्स। और ये जैकोबिन्स का जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 9th की NCERT में लिखा हुआ है एज इट इज़ 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर में आप जाके देख लीजिए कि जैकोबिन्स कौन थे। तो जैकोबिन्स क्या थे, बहुत बड़े रूलर्स तो नहीं थे, वो प्राइवेट एंटिटी थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब द एफर्ट मेड फॉर वर्ल्ड पीस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द ग्लोबल लेवल। UN
सबसे बड़ा तो एफर्ट यही था ग्लोबल लेवल पे पीस को लाने का, राइट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, नागासाकी हिरोशिमा 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए थे, तो तभी 25 अगस्त यानी कि 25 अगस्त को क्या हुआ था, यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो क्या है, यूएन के बारे में हम लिखेंगे, एफर्ट क्या, कौन कौन से एफर्ट लिए गए थे। ऑलराइट, ओके। अब देखते हैं ये वाली चीज़ तो सोसाइटी की है, ओके। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी द लीडर ऑफ फासिज्म। अगर हम फासिज्म पढ़ रहे हैं, ये क्या है, फासिज्म पढ़ रहे हैं, तो हम मुसोलिनी का इटली के बारे में कैसे बोल सकते हैं, इसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बल्कान क्राइसिस क्या है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका रोल क्या था। अगर हम वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो उसके हम रीज़न पढ़ेंगे, तो उसमें बल्कान क्राइसिस ऑलरेडी आता है। इवेलुएट द रोल ऑफ बिस्मार्क ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बहुत बड़ा इवेंट है, राइट। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है, और इसमें बाउंड्री का ये देखिए, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, ओके। नेपोलियन वॉज द सन ऑफ द रिवोल्यूशन। ये तो नेपोलियन के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद देखिए, द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज ए ग्रेट रिजल्ट ऑफ इनलाइटनमेंट पीरियड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों आया था, लोग जागरूक हो गए थे, रेनेसा का मूवमेंट कहा गया था। ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में हम एंटर कर रहे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था, राइट। तो नो डाउट वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मटेरियल है वो बहुत सेम है। और आप देखिए 2018 में एक क्वेश्चन, ये तो इसमें नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 22 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 23 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन। यानी कि अगर हम बात करें तो 1.5 यानी कि 12 नंबर का सवाल आता है हर साल एक मेंस में। तो टॉपिक के हिसाब से हमें उसको वरीयता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, राइट। तो ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे गए हैं, राइट। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन एलपीजी एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ओके। आइए, communal violence is instigated by religious fanatics, initiated by anti-social elements, supported by political activists and financed by vested interest। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब बहुत डायनेमिक क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो इससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली रिलेटेड है कम्युनलिज्म। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कम्युनल वायलेंस होता है तो शुरुआत होता है रिलीजन लेवल पे, राइट। और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन उसको रंग दिया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा बोल देंगे कि हाँ उसको हार माला फूल पहना देंगे वगैरह वगैरह, आप देखते हैं। और फाइनेंस किया जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि जिसको इसमें फ़ायदा होता है, यानी कि वोट बैंक या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी बिजनेसमैन को, अगर वो उसको फ़ायदा हो रहा है तो उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है। इसके ऊपर कमेंट करना है। बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन है और आई थिंक ये एक मतलब टफ़ लेवल का क्वेश्चन है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत टफ़ लेवल का क्वेश्चन है। और सिर्फ आपको 8 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि आपको 2 पेज दिया गया है, सिर्फ 2 पेज में आपको ये लिखना है, राइट। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ओके। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, राइट। वुमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चेंजिंग स्टेटस हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है वुमेन की लाइफ में, क्या चेंज हो रहा है। अब पहले क्या होती थी, सबसे अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो पहले क्या होता था, सती प्रथा बंद हो गई, राइट। उसके बाद विडो रीमैरिज आया, उसके बाद धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो वुमेन को इक्वल राइट मिलने लगे। वुमेन को अगर इंडिया की हम बात करें तो यूएसए में वुमेन को राइट मिला, वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला है, 1960s 70s में मिला है, और हमने पहले ही दे दिया था, 1947 में ही दे दिया था। तो स्टेटस वुमेन का चेंज हो रहा है हमारे इंडिया में। अब क्या है, बराबरी का हक देते हैं, अब तो हम 33% रिजर्वेशन भी दे दिया है हमने, है कि नहीं। तो ये स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे पास पॉइंट बहुत हैं,
लेकिन हमें लिखने के लिए प्रिसाइज चाहिए, कंसाइज चाहिए, और वो भी 8 मार्क्स में हमें पूरी चीज़ लिख देनी है। अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो ठीक है, राइट। इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब तो बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अभी आज की न्यूज़ है, आज या कल की न्यूज़ थी कि यूपी गवर्नमेंट ने एक बिल अब ला रही है कि जिसमें 12 घंटे नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं वुमेन, राइट। वुमेन भी अब नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। ओके, ऑल राइट। अर्बन प्रॉब्लम्स, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बताऊं कैसे। अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। अर्बनाइजेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेमेडीज़ पढ़ेंगे। अब देखिए, यही तो क्वेश्चन पूछा है, इसी 1 2 3 4 5 6 वर्ड को इसी ने क्या कर दिया, दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, सेक्युलरिज्म इज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म को लिबरल डेमोक्रेसी से मर्ज किया गया है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं कि सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन and a set of practices is indispensable to India's future as a liberal democracy, right। अब देखिए, discuss the impact of globalization on the status of women in Indian society by citing suitable examples। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है वुमेन के स्टेटस पे इंडियन सोसाइटी में, एग्जाम्पल के साथ बताइए। अब देखिए, इसको हम मैप करते हैं। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की। ये चीज़ें मर्ज है, यानी कि अगर हम वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम वुमेन पढ़ेंगे, राइट। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि क्या हुई है, इनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है इंडियन सोसाइटी में, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसका डिस्कस इस इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, और वो चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी कि लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी पे, लिबरलाइजेशन का पॉलिटी पे, और लिबरलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे। प्राइवेटाइजेशन का इकोनॉमी पे, प्राइवेटाइजेशन का पॉलिटी पे, प्राइवेटाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमी पे, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटी पे, और ग्लोबलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे। अब क्वेश्चन पढ़िए, ग्लोबलाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर पे। अब पढ़िए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है पहले ये बताना है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है सोशल स्ट्रक्चर पे ये बताना है। ये चीज़ें सिलेबस में है, कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है कि बाहर से पूछा गया, सिलेबस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ओके, अब देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, राइट ए नोट ऑन रोल ऑन अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज इन स्लम्स। ये देखिए, ये जो डिस्कस सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम पहले हम लिखेंगे, स्लम प्रॉब्लम लिखेंगे, और प्रॉब्लम लिख के हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे। अब ये देखिए, सेम क्वेश्चन पढ़िए, राइट ए नोट ऑन अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज टू स्लम्स। सेम क्वेश्चन है ये, अगर हम बात करें तो ये वाला, ओके। अब देखिए, इवेलुएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एम्पावरमेंट है वो क्यों नहीं हो पाया है, ये फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन है, आगे हम देखेंगे। ज्योग्राफी में हमने किया था फॉरेस्ट एरिया, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहरहाल, अगर हम बात करें, डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फास्ट पेस अर्बनाइजेशन। क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, स्लम्स की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, अगर अर्बनाइजेशन होगा तो स्लम्स से ये क्वेश्चन है, ये वाला, फिर से क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि सब चीज़ रिलेटेड है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अब देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। ये क्वेश्चन जो है 2019 वाला, ये क्वेश्चन मिलता जुलता है कम्युनल वायलेंस से, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट मिलता जुलता है, लेकिन है। अब पढ़िए इसको, ठीक है। अब देखिए, डिस्कस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, ओके। अब देखिए, अगर हम बात करें क्रिटिकली एग्जामिन कम्युनलिज्म, लिबरलिज्म, उसके बाद माइग्रेशन, ये वाला उधर है। अब देखिए, डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल।
ये 2021 में पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया है 2019 में, और फिर 2019 में, और फिर 2018 में। 1 2 3 4 क्वेश्चन ये पूछा गया है सिर्फ इसी पे। ओके, एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। रीजनलिज्म कैसे अफेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि सभी लोग अपने रीजन की ही बात करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा। ऑलराइट, अब देखिए डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, सेम क्वेश्चन तो आ गया, सेम क्वेश्चन तो आ गया कहाँ पे, ये ग्लोबलाइजेशन। ये इम्पैक्ट पूछ रहा है सोशल स्ट्रक्चर इन जनरल। सोशल स्ट्रक्चर इसमें रूरल भी आ जाएगा और अर्बन भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें और बाइफर्केशन करेंगे तो और आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा है रूरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट, रूरल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए 2021 में एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फास्ट पेस अर्बनाइजेशन। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन सा, राइट, फास्ट पेस हो रहा है तो अर्बनाइजेशन। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, मतलब आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ रिपीट हो रहा है। अब देखिए थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, फिर से ग्लोबलाइजेशन आ गया। प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इनके। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रीजनलिज्म क्या क्रिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे रीजनलिज्म क्या क्रिएट करता है नेशनल इंटीग्रेशन में। अगर हम रीजनलिज्म पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे 2021 में। अब देखिए 2023 में आसान, या फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है, राइट, ओके। अब देखिए डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल पढ़ते हैं, ओके। इवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन SHO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पढ़ते हैं, राइट। तो इसका क्या रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट और डिवास्टेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। अर्बनाइजेशन फिर से वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है कि डेवलपमेंट है या डिवास्टेशन है, ओके। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, फिर से वही क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑब्वियसली लिखी है, राइट। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, ये तो सिंपल है, ओके। डिस्कस द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी, ये तो सिलेबस में रिटन है। इंडियन सोसाइटी इज इन फॉर यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखिए हाउ इज द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। हाउ व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस इज रीजनलिज्म क्रिएट, ये फिर से वही 2023 में पूछा गया, फिर 2024 में यही घुमा फिरा कर पूछा गया, राइट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखिए पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे देखते हैं, किधर गया पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, हाँ अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। पॉपुलेशन यानी कि ओवर पॉपुलेशन होगा, राइट, तो इशू तो हम पढ़ेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें बातें रहीं, राइट। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेटिव इन नेचर हैं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस करने लायक नहीं है या फिर रिपीट नहीं हुआ है। अब देखिए आपने देखा ये डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन इन इंडिया, क्या कॉज है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 21 में क्या था, कोविड था। कोविड की वजह से क्या हुआ था, इंटरनल माइग्रेशन हुए थे, रिवर्स माइग्रेशन हुए थे। और इंटरनल माइग्रेशन जब हुआ था तो फैक्ट्रीज़ वगैरह शट पड़ गई थी और वर्कफोर्स काफ़ी ज़ीरो हो गया था फैक्ट्रीज़ में, राइट। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप में पूछे जाते हैं। और हाँ, थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया, 2023 की बात है, कोविड के बाद हुआ था,
देखिए, है कि नहीं। अब देखिए 2023 में हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक पीरियड, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी के, और सबसे ज़्यादा इस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए मैं काउंट कर देता हूँ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले इंडियन सोसाइटी से जीएस पेपर 1 में। किस टाइम में? 2024 में। एक कम नहीं होते, अगर हम क्वेश्चन का ऐड करें 2 8 8 16 1 2 3 24 और उसके बाद 48, यानी कि 8 4 12 4 2 6 1 7 72 नंबर के 72 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इंडियन सोसाइटी से आ रहे हैं। और वो क्या है? सिर्फ रिपीट हैं। ग्लोबलाइजेशन रिपीट है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रिपीट है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, पॉवर्टी और रीजनलिज्म ये भी है। ये क्या है? ये रिपीट है, ये भी रिपीट है। 3-4 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही आ गए, राइट। तो मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाइए, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, बट हाँ प्रीवियस ईयर पूरा थॉरली करके जाइए। आपके 60% तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। मैं सेफ मार्जिन लेके चल रहा हूँ, ओके। अब आते हैं आगे, इसमें भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ज़्यादा रिपीट है। अब ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं, रिपीट है, ठीक है। अब देखते हैं मिनरल फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश हम स्पेशल, जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल अगर ये 2018 का क्वेश्चन है, जब क्या होता था कि यूपी स्पेशल का पेपर नहीं था, ओके। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, एयर मास। इसको याद रखिए, एयर मास क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं कि एयर मास क्या होता है। व्हाट इज एन एयर मास? डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए हाउ आर वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर, हाईलाइट ऑल पॉसिबल काजेज फॉर वोल्केनिक एरप्शन। अब देखिए अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक एक्टिविटी, इन तीनों में रिलेशन भी पूछ रहा है, ठीक। एग्जाम्पल सिलेबस से आया है। मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स एंड नेम द करेंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। ओशन करेंट, और ओशन करेंट में हम अटलांटिक ओशन की कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये, आप यहाँ से शुरू करिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, ओशन करेंट को, ये भी याद रखिएगा, एयर मास भी याद रखिएगा, ओके। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे हम साइक्लोन में ट्रॉपिकल भी पढ़ेंगे, टेम्परेट भी पढ़ेंगे, ओके। अब देखिए डिस्क्राइब लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क्स। अब देखिए विंड्स एंड ग्लेशियर हम फॉर्म पढ़ते हैं, कौन कौन से फॉर्म बनते हैं, क्या क्या बनता है, गुआट बनता है, वगैरह वगैरह चीज़ें बनती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन, राइट सिस्टमेटिक एसे ऑन द ओशन करेंट्स ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन एंड विद देयर रीजन ऑफ ओरिजिन। ये क्वेश्चन देखिए 2018 वाला, और ये क्वेश्चन देखिए 2019 वाला, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बताना है, फिर भी हम ओशन करेंट के बारे में तो लिखेंगे, एंड नेम द करेंट, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द ओशनिक एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियलिटीज ऑफ कोस्टल जोन ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो सिंपल यही क्वेश्चन को क्या कर दिया है, यही जो टॉपिक है, ये टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, इसी टॉपिक को क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया, दैट्स इट, यही किया है, ठीक है। अब देखिए डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन एंड डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ भाबर एंड तराई रीजन के बारे में तो हम पढ़ते हैं, यूपी स्पेशल की, यूपी की हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे यूपी स्पेशल के पेपर में, पेपर जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6 में, ओके। अब देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विद अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। अब देखिए स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया क्या हमने कहीं देखा था हमने, आई थिंक ये नीचे वाले में, हाँ ये नीचे वाले का, ओके। अब देखिए डिस्कस द कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ इट्स लावा। अब देखिए वोल्केनिक इरप्शन, अब यहाँ पे वोल्केनो से चीज़ें बनती हैं, राइट, क्रेटर बनता है, उसके बाद देखिए
हाईलाइट द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन से हम रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या क्या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि जो कोरल रीफ्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स हो रही हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यानी कि अगर हम ये क्वेश्चन भी क्या है सेम है, राइट, सेम है। ओशनिक एनर्जी रिसोर्स, ये एनर्जी ऑब्वियसली एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ रिसोर्स में तो एनर्जी भी हम रिसोर्स है, एनर्जी भी क्या है, एक टाइप का रिसोर्स ही तो है। तो सेम क्वेश्चन है ये, यानी कि 2019 में भी वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के 2020 में भी वही है। जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे सेम है। अभी आपको लग रहा होगा कैसे सर, ये तो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, बट मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेवी एक ही है, उसमें आप पनीर डाल दीजिए या फिर चिकन डाल दीजिए या फिर मशरूम डाल दीजिए, राइट। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर एंड शेपिंग द लैंडफॉर्म्स ऑफ हाई माउंटेन एरियाज। इंपॉर्टेंट है, वो ईजी है। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर इन उत्तर प्रदेश, ये तो हम यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वाटर क्राइसिस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर 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 वाटर, राइट, ऑल राइट। साइक्लोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइक्लोन फिर से रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने किया ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हुई थी, राइट, यहाँ पे साइक्लोन पूछ दिया। और इस पे किस पे पूछा है, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पूछा, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे पीछे वाला, डिस्क्राइब द कॉज एंड ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब पूछा था, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा यहाँ पे 2019 में और 2022 में फिर से वही रिपीट हो गया। डिस्क्राइब अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया। अर्थक्वेक्स हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, तो सिलेबस से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, राइट। अब देखिए डिस्क्राइब अर्थक्वेक बेल्ट इन इंडिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, राइट ए नोट ऑन सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, टिट्टू सेम क्वेश्चन है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक कॉज इफेक्ट ऑफ सुनामी विद एग्जाम्पल, ये पहला क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमन, सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप मिला के देख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन ये वाला देखिए कहाँ गया, ये सॉरी ये वाला। सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ छोटी चीज़ हमारे पास क्या है कि हम क्या करें कि PYQ करें, राइट, PYQ ही करके जाएं। बाकी क्वेश्चन आप करिए, लेकिन इसके साथ साथ जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, प्लीज़ आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए ह्यूमन माइग्रेशन, 3 टॉपिक बचे हैं लास्ट के, ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी, फ्रंटियर बाउंड्री एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। आई थिंक रिफ्यूजी वाला तो हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था अभी, रोहिंग्या वाला, ठीक है। देखिए इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम स्मार्ट सिटी पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश के, वो उस टाइम का करंट अफेयर था, और ये क्या है यूपी स्पेशल में हम यूपी स्पेशल की बातें करेंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक सिटीज़ ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल, ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन, व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अंडर दिस स्कीम, सेम क्वेश्चन। रोहिंग्या मुस्लिम एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। फिर 2024 में स्मार्ट सिटी पूछ लिया। उसके बाद देखिए थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज इन इंडिया, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ स्मार्ट विलेज, राइट। और ये डायरेक्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन है, हमें सिलेबस पढ़ के जाना है और कुछ पढ़ के नहीं जाना है, अब तो ख़त्म हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन को देखा है, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस तो हम 90% क्वेश्चन तो हमने देख ही लिए, इंडियन सोसाइटी क्वेश्चंस नहीं देखे थे हमने, तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है, राइट।
बहुत आसान है, राइट, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं मैं यहाँ पे बता दूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में सॉल्व होंगे। और प्लीज़ मेंस की आप तैयारी करते रहिए, जो भी नोट्स है आपके पास करते रहिए। बस आपको ये करना है कि आप इसके ये जो मैंने PYQ किया है ये वाला, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, टेलीग्राम से। डाउनलोड करने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। डाउनलोड करने के बाद क्या करिए कि इसको देखते रहिए, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। और साथ में जब मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो उसका मैं मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और यहाँ पे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं डिफरेंट अप्रोचेस बताऊँगा, राइट। इसमें मेरी खुद की मेहनत होगी, प्लस AI की मैं हेल्प लूँगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैं कुछ AI की हेल्प लूँगा, लेकिन हाँ, जो भी सोर्स होंगे, जो भी सोर्सेज मैं फॉलो करूँगा वो आपके सामने रखूँगा कि मैं हाँ ये सोर्स फॉलो किया हूँ। मोस्टली मेरे 90% सोर्सेज क्या होंगे, NCERT होगी, ठीक है। NCERT से ही सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो करंट अफेयर है, स्मार्ट विलेज, राइट। स्मार्ट विलेज तो हम NCERT सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके हम गवर्नमेंट वेबसाइट किस फॉलो करेंगे, राइट। तो मेरी तरफ से ये रही एनालिसिस, एंड थैंक यू सो मच एंड फॉर बिलीविंग इन मी। आप यहाँ पे ये अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ओके। ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।